हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आप सभी का मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पहले से डिस्कस कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जो बच्चे आज चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो जाके चैनल क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर का तीसरा वीडियो है। तो कम से कम आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के पहले और दूसरे वीडियोस को देख लेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ चीजें क्या हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपका बहुत टाइम न लेते हुए मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो जिस ऑर्डर में आप जो बच्चे पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने प्रीवियस वीडियो से इक्वेशंस लिखे थे उनको जरा आप एक बार रिकॉल कर लें, तब आपको आसानी होगी, फ्रेश फील होगा और जल्दी से हम लोग आगे की तरफ मूव कर पाएंगे। हम लास्ट में रिकर्जन रिलेशन में छोड़े थे लास्ट वीडियो में। अभी जो वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के कंडीशंस और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करके फिर उसको मिनिमाइज करके यहां तक पहुंचे हैं, कुछ सीरीज के बारे में बात करते हुए। तो ये रिकर्जन रिलेशन है। रिकर्जन रिलेशन को मैंने बताया था कि कैसे आता है, कैसे डिराइव किया जा सकता है। रिकर्जन रिलेशन ये कि अगर हम किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू अगर जान ले तो हम बाकी सबके क्या कर सकते हैं, निकाल लेते। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा जो h था, अगर आपको h याद हो तो h हमारा क्या था, a0 प्लस a1 जाई प्लस a2 जाई2 सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक सीरीज था। अब सीरीज में ये जो कांस्टेंट है इसको हमें डिटरमाइन करना होगा। तो इस कांस्टेंट को डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है, इतने सारे अगर आपके कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम से उबरने के लिए हम रिकर्जन रिलेशन निकालते हैं। यानी अगर हम क्या करें, अगर इस रिलेशन को देखें तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप a0 एज्यूम कर लें तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी सारे कांस्टेंट निकाल सकते हैं। a0 अगर करते हैं तो हम इवन टर्म्स जितने भी इवन आएंगे, मतलब a0 अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, फिर a0 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 के टर्म्स, a2 को a0 के टर्म में, फिर a4 को a2 के टर्म्स में। इस तरीके से हम आगे के टर्म्स को लिख सकते हैं। तो जो इवेंट टर्म्स है उसको हम अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हमारा क्या होगा, अगर हम a0 फाइंड कर ले तो बाकी भी फाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से ऑड की बात करें, अगर हम ऑड में a1 सपोज कर लें तो हम a3 a4 निकाल सकते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने कराया भी है, एक दो एग्जांपल लेके, एक दो वैल्यूज लेके। तो इन दो a0 और a1 के कारण जो हमारे पास ढेर सारे कांस्टेंट्स थे, a0 a1 और a2, इस तरीके से वो सब रिड्यूस होके सिर्फ अब a0 और a1 पे डिपेंड करने लगे। यानी हम इन दोनों की वैल्यू अगर निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, हम बाकी कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। इस वजह से ये रिलेशन डिराइव किया गया और इस रिलेशन को रिकर्जन रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहां से आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या अब हो सकता है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों ये आप नोट करें, इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से हमारा जो h था, h ऑफ जाई, वो दो टर्म्स से मिलकर बना हुआ है। एक आपका इवेंट टर्म्स है और दूसरा ऑड टर्म्स है। ठीक है, एक आपका इसमें इवेंट टर्म्स आएंगे और ऑड टर्म्स आएंगे, जैसा कि आपने भी जे के रिकर्जन रिलेशन पे डिस्कशन को समझा। अब इवन कब आएगा, ऑड कब आएगा, इन सब बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपके सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक की बातें हैं, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे मे बी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमें ये जरूर समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सीरीज है वो दो टर्म्स से मिलकर बना होगा। कुछ इवेंट टर्म्स आएंगे, कुछ ऑड टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब इवन ऑड तो हो गया, लेकिन जे की बहुत लार्ज वैल्यू भी हमें देखनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू से हमारा मोटिव क्या है कि हमें वो सारी पॉसिबल रेंज देखनी है। तो हमें क्या करना होगा, एक्स हमने सपोज किया था पहले, साई एक्स को जाई के रिस्पेक्ट में जाई में लिख दिया। जाई का जो डिपेंडेंस है जाई पे पावर जे है, तो जे पावर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी एक्स इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए एक्स अगर इनफाइनाइट यानी जाई इनफाइनाइट यानी जे बहुत लार्ज हो, या जे बहुत कहें तो आपका बहुत लार्ज हो, तो क्या इस पे असर आएगा, इस फॉर्मूले में क्या आएगा, इफ जे इज वेरी लार्ज। तो जे अगर लार्ज है बच्चे तो क्या होगा, आप देखो जे अगर लार्ज है तो 2j 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 1 और लैम्डा को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से नीचे भी हम चीजों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, aj प्लस 2, तो हम इसको +2 कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपका बचेगा 2j और नीचे क्या आ जाएगा
आई थिंक आई एम मिसिंग सम नंबर। नहीं, इट्स ओके। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 2j और नीचे क्या आ जाएगा, j स्क्वायर aj। ठीक है, तो एक j और एक j क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें तो aj, और इसको मैं जरा नीचे ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा j/2। होगा कि नहीं, अगर मैं इस 2 को नीचे ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, j/2। तब आप ये देखो हमारा ये जो टर्म आ गया ये aj/j/2 में आ गया। इस तरीके का हमारे पास एक और रिकर्जन रिलेशन है। अगर उस रिकर्जन रिलेशन को हम अगर देखें तो उसका भी j के लिए अगर लार्ज वैल्यू लेंगे तो यही आता है। तो हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या, कि अगर हमारा e⁻x² का अगर हम एक्सपेंशन करें, एक्सपेंशन करना आता हमें e⁻x से, हम उसे एक्सपेंड कर दें और उसका हम एक जनरल टर्म j के फॉर्म में लें, और j को हम बहुत जब लार्ज सपोज करेंगे तो हमें देखने में आएगा कि वो भी एकदम यही आएगा, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो हमारा रिकर्जन रिलेशन आ रहा है, लिखेंगे since e⁻x² has the same recursion relation, has same recursion relation for large values of j। हम प्रूफ कर सकते हैं बच्चे, बट इट इज ऑलरेडी वेरी लार्ज प्रूविंग ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे सिंस लिख रहे हैं। सिंस मतलब हमें चीजें पहले से पता है, ठीक है। तो ये आपका सेम रिलेशन रखेगा। तो व्हाट डज इट मीन, इसका ये मतलब है कि ये जिस सीरीज से फॉर्म हुआ है, एच जो हमारा सीरीज आया था उसी से तो ये हमारा रिलेशन आया है। वो रिलेशन क्या होगा जरा देखते हैं उसको। हमने जो सपोज किया था, अगर आपको याद हो, एक सोल्यूशन सपोज किया था, फाइनली h ऑफ xi इज इक्वल टू xi²/2। यही हमारा रिलेशन आया था जो हम लोग जनरल सोल्यूशन सपोज किए थे फाइनली। तो जो hj है, hxi है, hxi की वजह से ही तो आया। तो hxi जो होगा वो कैसा होगा, वो हमारा e⁻xi² होगा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ j। जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर हम इससे प्रोसीड करते हैं j की लार्ज वैल्यू के लिए, जो रिकर्जन रिलेशन आता है वही इसके लिए भी आता है। तो hxi की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी आपका -xi²/2 e के पावर में अवेलेबल है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, e⁻ प्लस में xi²/2। ठीक है। तो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को फिर से देखें तो फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि ये हमारा एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन नहीं है। यानी अगर हम जाई की वैल्यू बहुत लार्ज ले, इन्फिनिटी ले, तो ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो हमारा वेव फंक्शन होना चाहिए हर एक पॉइंट पर उसकी फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। दैट इज वाई तो प्रॉब्लम ये अराइज हो गई कि अगर हम ऐसा रिकर्जन रिलेशन लेते हैं और इस रिकर्जन रिलेशन को जे के जब लार्ज वैल्यू पे ले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो नॉन एक्सेप्टेबल आता है, यानी वो सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि अब जो हम सीरीज कह रहे थे, hxi का जो सीरीज था शुरू से चलते आ रहे हैं, a0 प्लस a1 xi⁻1 प्लस a1 xi⁻2, इस तरीके का जो सीरीज था उसको सीरीज न बोल के अब पॉलिनोमियल बोलने का प्रचलन मतलब स्टार्ट कर देंगे हम लोग। और सीरीज क्या है कि इनफाइनाइट सीरीज हमारे इस कंडीशन में है जब हमने जे की बहुत लार्ज वैल्यू ली। अब हमारी क्या होनी चाहिए, जे कुछ फाइनाइट होना चाहिए, मतलब जे कहीं जाके क्या होना चाहिए, यानी सीरीज कहीं जाके क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। अगर ये काम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे लैम्डा हमें पता है, लैम्डा पता हो सकता है। उसका कारण ये है, लैम्डा अगर आप देखें तो लैम्डा हमारा था 2e/h⁻ω। अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर जो लिए हैं अगर उसका एनर्जी जान ले तो लैम्डा आप जान सकते हैं। तो लैम्डा अगर आप जान सकते हो तो बच्चे सपोज कर लिया जाए कि अगर हमारा लैम्डा जो है वो हमारा क्या हो जाए, सपोज कर लो कि लैम्डा हमारा 9 है।
भाई कुछ आप मान लीजिए लैम्डा हमारा 9 है, तो अगर इसमें हम 9 रखें तो क्या मिलेगा आपको, देखो 2j+1 माइनस यहाँ पे 9 ऑलरेडी रहेगा, है ना, और नीचे आपका j+1 ब्रैकेट में j+2 aj। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम कोई टर्म ले, जैसे हमने a0 लिया तो कोई बात नहीं, यहां पे फाइंड हो गया। अब हमने जब j को 4 लिया, या j को जब हम 2 लेंगे तो 2 रखने पर हमें यहाँ a4 मिल जाएगा। जैसे हम a0 रखेंगे, पहले हम 0 लेंगे, तो अगर 0 लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a2 कुछ टर्म मिलेगा, ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें कुछ टर्म मिलेगा, फिर a0 मिलेगा। फिर जैसे ही हम a0 को फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी इस ब्रैकेट, चलिए मैं करके दिखाता हूं, नहीं आपको कंफ्यूजन होगा, कहोगे सर आप काम छोटा कर रहे हो। तो j इज इक्वल टू हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, तो जैसे ही 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू, क्योंकि j आपका यहाँ पे 0 है, दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या लेंगे 0, यहां से 1 और यहां से 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा माइनस a0, ये a0 आ गया। अगला टर्म अगर आप फाइंड करना चाहो तो हमें j इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, अब j इज इक्वल टू हमें 1 लेना पड़ेगा। तो j इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ j क्या होगा, अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो a3 आप फाइंड कर सकते हैं। j इज इक्वल टू अगर हम, ठीक है, a3 फाइंड कर सकते हैं, करते हैं। देखो अब यहाँ पे हम 1 लेंगे तो 2 यहाँ पे 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस 9 अपॉन j+1, यानी कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 2 मतलब 3 इंटू 2 मिलेगा, और यहाँ आपको a1 मिल जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक बार a1 और a0 फाइंड अज्यूम कर लेते हैं तो बाकी सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। जैसे आपके पास a0 होता तो आपके पास क्या आ जाता, a2 आ जाता है कि नहीं, अगर आपके पास a1 होता तो a3 आ जाता है कि नहीं। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम a4 पे चलते हैं, यानी हम j इज इक्वल टू अगर 2 लेते हैं, j इज इक्वल टू 2 लेंगे तो हमारे पास ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें j की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 होगा कि नहीं भाई। आप देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 5 माइनस 9, फिर j+1 दैट इज 2 प्लस 1 3, और j+2 यानी 4, ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा a2। अब a2 की वैल्यू जस्ट इससे पहले हमने निकाली हुई है, तो a2 की वैल्यू यहां रख देते तो a4 आ जाता। तो a2 जब आप रखते बच्चे तो आपको एक ब्रैकेट में कुछ वैल्यू और साथ में a0 मिला, तो यानी देखो हमने a4 को a0 के टर्म में लिख दिया कि नहीं। इसी तरीके से हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये और वैल्यू आने लगेगी, है ना। अब हम चला j इज इक्वल टू 4 रखते हैं, मैं अपने उस पॉइंट पे आता हूं जहां पर हमें टर्मिनेशन मिलेगा। तो j इज इक्वल टू अगर हम यहां पे क्या रखें 4 रखें तो यहां क्या मिलेगा, तो देखो यहां पे आपको मिल जाएगा 6, क्योंकि 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहां पे देखो 2 प्लस j, यानी 2 प्लस j करोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 2 इंटू 4 यानी 8, और 8 प्लस 9 माइनस 9। तो अब आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और आपको यहां क्या रखना पड़ेगा a4, यानी आप a4 तक वैल्यू निकालोगे, लेकिन a6 क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। a4 तो आप वैल्यू निकाल सकेंगे क्योंकि पीछे हमने निकाल के दिखाया, लेकिन जैसे ही आप a6 पे जाएंगे तो आपको वैल्यू क्या हो जाएगी 0 मिलेगी, यानी यहां पे हमारी सीरीज आके क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। दैट इज द डिजायर्ड कंडीशन, यही हमारे लिए क्या है सेंस देगा कि हाँ हम क्या करें। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए लैम्डा को एज्यूम किया गया कि लैम्डा जो होगा हमारा फॉर दैट आप जैसे आप लिखेंगे, क्लेम किया आपने कि e⁻² इसका क्या होगा जनरल सोल्यूशन आएगा जो कि हमारे नॉन एक्सेप्टेबल है। उससे निकलने के लिए फॉर ओवरकम टू दैट प्रॉब्लम वी अज्यूम सीरीज, ये जितनी भी बातें थी आपके लिए थी, इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं। सीरीज शुड बी टर्मिनेटेड, इसको क्या होना पड़ेगा टर्मिनेट होना पड़ेगा, और टर्मिनेट होने के लिए हमने अज्यूम किया फॉर दैट या
या फॉर दैट लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2n + 1, है ना, और n की वैल्यू क्या होगी यहां से 0 1 2 3 इस तरीके से होगी। तो ये कंडीशन आती है, इसलिए हम इसको एज्यूम करते हैं। कुछ टीचर्स इलाहाबाद में आपको डायरेक्ट बता देंगे कि हम लैम्डा को 2n + 1 लेते हैं, बट आप ध्यान देखेंगे से देखेंगे क्यों लेते हैं। तो बच्चों जब हम आगे चलते हैं और जरा इस लैम्डा की वैल्यू रिकर्जन रिलेशन में रखते हैं, देखिए क्या मिलता है। aj + 2, 2j + 1 तो आपका है, आप लैम्डा की जगह क्या रख रहे हो 2n + 1, तो वो क्या हो जाएगा -2n +1 -1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए +1 और माइनस नीचे वाला लिख देता हूं, j1 + j + 2 = aj। +1 -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए 2 कॉमन है, ले सकते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा j - n, और ये क्या हो जाएगा j + 1 j + 2 aj। अब आपको ये क्लियर हो गया कि ये फाइनली हमारा रिकर्जन रिलेशन होगा, जिससे हम क्या करेंगे टर्म्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा आएगा जब ये हमारा j क्या हो जाएगा, ये सीरीज हमारी टर्मिनेट हो जाएगी, यानी हम बहुत इनफाइनाइट सीरीज तक नहीं जाएंगे, कुछ एक रीजन पे जाने के बाद क्या हो जाएगा सीरीज टर्म टर्मिनेट हो जाएगी, जिससे हमारा वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। वेव फंक्शन 0 हो जाए तो चलेगा, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहां तक हम लोग कर चुके, अब थोड़ा सा चलते हैं और कुछ वेव फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वेव फंक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग ये तो समझ गए कि लैम्डा की क्या 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 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं n = 0, n = 0, तो लैम्डा क्या होना चाहिए, लैम्डा आपका 2n + 1 से आपको पता लग जाएगा कि लैम्डा हमारा 1 होना चाहिए। ओके, अब अगर आपने यहां पे 1 रख दिया तो 2j + 1 -1, है ना, ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2j आ गया, 2j / j + 1 / j + 2, ठीक है बच्चों। तो 2j + 1 माइनस लैम्डा इज अपॉन j + 1, फिर ब्रैकेट में j + 2 aj। तो अगर हम इसमें n = अगर क्या कर दें 1 पुट कर दें, तो क्या होगा, जरा हम फिर से देखिए, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था। 2j + 1 -1, नीचे से कोई खास दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम हमें जो है वो ऊपर का है, j + 1 j + 2 aj। तो ये क्या हो गया 0। अब क्या बचा है 2j ब्रैकेट में j + 1 j + 2 = aj, और यहां पे क्या आ गया aj + 2 = ये आपका टर्म है, ये मल्टीप्लाई में है। अब देखिए हम कौन सा टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अगर हम बात करें 0 की, तो अगर हम यहां पे 0 लें, तो जब 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी हम अगर यहां पे 0 लेते हैं तो क्या मिलेगा a2 मिलेगा, है ना, ये लेफ्ट साइड a2 मिलेगा। लेकिन राइट साइड क्या होगा, राइट साइड देखो आप a0, इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहां क्या रखोगे j = 0 रखोगे ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यानी आप सिर्फ इसमें टर्मिनेट कर जाओगे, कहां पे 0th टर्म पे ही टर्मिनेट कर जाओगे। यानी जैसे ही आप a0 फाइंड करोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे टर्म क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, दूसरा ही टर्म a2 टर्म ही 0 हो जा रहा है ना। तो हम सिर्फ इवन टर्म्स की यहाँ बात कर रहे हैं। मैं आपको इवन ऑड कब आता है ये बताऊंगा, जैसा आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक का केस बताऊंगा, तो वहां आपको बताऊंगा मे बी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जब हम n = 0 लेते हैं, जब हम n = 0 लेते हैं, तो हमारा टर्म जो HI है वो पहले वाले पर ही क्या हो जा रही है, पहले जो हमारा लंबा सा ये था सीरीज था, वो यहीं पर क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है। क्यों, क्योंकि a1 a2 क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं। हम अगर इवन टर्म्स की बात करें तो खाली इवन टर्म्स की बात करें तो इस केस में हमारा जो वेव फंक्शन आ गया, सॉरी h आ गया, वो क्या आ गया a0 आ गया। तो अगर हम वेव फंक्शन हम रिकॉल करें तो हमने कैसे लिखा था सोल्यूशन, h e⁻² (2), ये लिखा था ना भाई, (2).
HSI कहां मिल गया, यहां से हमें A0 मिल गया, इस केस में हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। तो बच्चे ये देखिए हमारा पहला वेव फंक्शन, कितने मेहनत के बाद हमें ये पहला वेव फंक्शन यहां पर मिला। ओके बच्चों, तो आज मैं छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये चीजें आप पहले पूरा रिकॉल करिएगा। ये आप जितना आज आपने पढ़ा उसको पूरा रिकॉल करिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इवन ऑड फंक्शंस की, यानी इवेंट कब होगा, ऑड कब होगा। साथ ही साथ मैं इसका जनरल वेव इक्वेशन लिखूंगा और हर्माइट पॉलिनोमियल की डिस्कशन करूंगा। वहीं पर आपका अगले वीडियो में ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पूरी तरीके से समाप्त होगा और वो जल्द ही वीडियो आपके सामने आएगा। तब तक के लिए आप घर पे सुरक्षित रहें। और बच्चों, मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट बार बार है कि आप मेरे चैनल को थोड़ा सा लोगों में को बताएं कि यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स का वीडियो सीरीज चल रहा है BSc लेवल का। साथ ही साथ इसमें जब टॉपिक खत्म होगा तो मैं गेट और जैम के क्वेश्चंस भी करूंगा जो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। साथ ही साथ अगर आपकी अपनी क्वेरी है और आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और जानना चाहते हैं मेरे से कुछ, तो आप मेरे को मैसेज करेंगे तो मैं जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और वो भी वीडियो सोल्यूशन करूंगा। थैंक यू बच्चों।